अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर नशर। मैं हूं मारिया जदून और मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ गुज़िश्ता कई दिनों से दोहराते चले जा रहे हैं कि उनकी हुकूमत अगले माह अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, लिहाजा ये हुकूमत चली जाएगी और निगरान हुकूमत उसकी जगह ले लेगी। गुज़िश्ता रोज सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में वजीर आजम ने पहली मर्तबा वाज़े तौर पर यह भी कह दिया है कि उनकी हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही खत्म कर जाएगी। आपको इस तकरीब के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूं, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत का अमल शुरू कर रखा है, तो दूसरी तरफ वजीर आजम के इस बयान के बाद सूरत-ए-हाल कदरे वाज़े तौर पर सामने आ रही है कि आइन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर हो जाएंगे। इन ऐलानात के बावजूद 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात से मुतालिक अवाम के जहनों में शकूक व शुबहात खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसी मौशी माहिर की बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की सरगोशियों की वजह से हुकूमती इत्तेहाद में ये डर भी मौजूद है कि कहीं मईशत बेहतर करने के नाम पर इंतखाबात मजीद आगे न चले जाएं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की जानिब से यह भी कहा गया है कि आम इंतखाबात पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। हुकूमत ने नई मर्दमशुमारी के नताइज को शाया न करने का फैसला कर लिया है। यूं असम्बलियों के तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि पुरानी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शंस करवाए जाएं। हुकूमत की अहम इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने पुरानी मर्दमशुमारी पर नए इंतखाबात के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए विफाक, इदारों और अदलिया से किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़े कहा है कि इंतखाबात ना के लिए चोर दरवाजे ढूंढने का इंतजाम काबिल कबूल नहीं है। इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन शफाफ इंतखाबात के लिए नई मर्दमशुमारी के साथ और नई हल्का बंदियों के साथ और नई वोटर लिस्ट के साथ एक ताज़ा, गलतियों से पाक, ईमानदाराना इंतखाबात से कम पर पाकिस्तानी जमहूरियत खतरे से बाहर नहीं आ सकती। हम पाकिस्तान में वक्त पर और जल्द से जल्द इंतखाबात कराने के ख्वाहिशमंद हैं। गैर जानिबदार इंतखाबात को ही इंतखाबात समझते हैं और ऐसे तमाम इंतखाबात को जो वक्त पर कराने के बहाने चोर दरवाजे ढूंढने का एहतमाम और इंतजाम कर रहे हैं, उसको किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब तक के सबसे बड़े धचके का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक वज़राए आला ने चेयरमैन PTI से राहें जुदा करते हुए नई पार्टी की बुनियाद रख दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इंतशार की वजह से इस्तेहकाम पार्टी के बाद परवेज खट्टर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने भी जन्म ले लिया है। नई पार्टी के इजलास से सामने आने वाले एलामिये के मुताबिक साबिक वजीर आला महमूद खान समेत गुज़िश्ता हुकूमत के 57 से ज़ायद अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में शामिल हो गए हैं। प्रेस रिलीज का ये भी दावा है कि अब तहरीक-ए-इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल खात्मा हो गया है। ये पेशरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और चेयरमैन PTI के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन नुसरत साहब, प्रोग्राम का मैं यहां से करूंगी। आइन के मुताबिक चूंकि हुकूमत वक्त से पहले खत्म हो जाए तो कहते हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात हो जाते हैं। आपने बड़े वाज़ेह तौर पर अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन स्टिल हम आवाम के जहनों में एक सवाल देख रहे हैं। अभी भी शक है, अभी भी देयर इज अ डाउट कि वक्त पर इंतखाबात नहीं होंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं ज़ाती तौर पर तो मेरी राय जो भी है वो मैं बाद में उसका इजहार करूंगा। बहरहाल एक हमारे शायर होते थे बुल्ले शाह साहब, बहुत बड़े क्लासिकल पंजाबी के। उन्होंने एक जब पंजाब में बहुत इंतशार और रब्तरी थी, इधर सिख इंसर्जेंसी बन रही थी, मुगलिया सल्तनत का जवाल हो रहा था, उधर से अफगान बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था दर खुल्ला हशर अजाब दा ते बुरा हाल होया पंजाब का।
उस जमाने के एतबार में उन्होंने एक टर्म ایجاد की थी शक शुबेदा बेला, यानी एक ऐसा वक्त जब किसी को किसी भी चीज पर एतबार नहीं रहता। ठीक हो गई बात। कंफ्यूजन। तो अभी तक वजीर आजम साहब ये जो सब कुछ कहते रहे, और मैंने तो आपको याद होगा कि जिस दिन नवीद कमर साहब का ये बयान आया, मैं आपको कहता रहा बीबी ये बड़ी चालाकी वाली बात है, नवीद कमर बहुत तजर्बाकार लाई लो हैं लेकिन बहुत तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है। इन्होंने जो कहा ना कि 8 अगस्त को एडवाइस भेजेंगे, आइडिया ये है कि उसके बाद अलवी साहब के पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन उस पर बैठ सकते हैं तो 12 अगस्त को, तो वो फिर 90 दिन को होना चाहते हैं। लेकिन उसको करने के लिए आज हुकूमत में से ही आवाज उठी MQM की जानिब से, अरे भाई वो आबादी का क्या हुआ? तो जब तक आबादी और हल्कियां बंदियां चले, ये तो एक नजर बज़ाहिर एक जवाज नजर आता है कि इससे बहाना मिल सकता है इलेक्शन मुलतवी करने का। लेकिन हमारे एक बहुत ही दरीना मेहरबान दोस्त हैं इसहाक खाकवानी साहब, और ये भी PTI बनाने वालों में, इसको आगे करने वालों में जहांगीर तरीन साहब के साथ बहुत नुमाया इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बल्कि मुझे भी अक्सर बल्कि माइल करते रहते थे। इन्होंने आज 11:45 पर एक ट्वीट लिखा जिसको उस वक्त तक यानी जब मैंने देखा तो 52,700 लोग देख चुके थे। अब मुझे यकीन है कि इनकी तादाद 1 लाख से तो कम से कम ज्यादा हो चुकी होगी। उन्होंने एक नई तोजी पेश की है। उन्होंने कहा है कि जी फौरी आम इंतखाबात पाकिस्तान में कोई यानी मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, इमरान खान अगर हार गए तो वो इनके नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर वो जीत गए तो वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ सियासी रहनुमाओं, जमातों, अफसरशाही, अदलिया और मीडिया के साथ वो सलूक करेंगे जो अभी तक पाकिस्तान ने नहीं देखा। मैंने कहा यार ये नहीं, तो मैंने उनको ले लिया, मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा सर ये तो बिल्कुल ही आपने नहीं तोजी कर दी। तो गालिबन मुझे पता चला है वो हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नुसरत साहब। अच्छा देखिए, मेरी आपके साथ जो है चूंकि दरीना शनासाई की वजह से थोड़ी सी बेतकल्लुफी भी है, तो स्क्रीन पे इतनी लिबर्टी मैं ले लूंगा। मैंने जो आपका ये पढ़ा ना ट्वीट, तो मुझे ये ख्याल आया कि आप चूंकि इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी बनाने वालों में उसके आइडिया में भी मुतहर्रिक हैं, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अक्टूबर नवंबर में इंतखाब के अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हुए तो शायद आपकी जमात जो है वो को जलवा नहीं दिखा पाएगी। तो आप चाहते हैं कि गलियां होमन सुनिया विच यार फिरे, तो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दे, और आप मुनीर नियाजी के एक शेर के मुताबिक लोगों को उनके घर में डरा रहे हैं कि अगर अभी इलेक्शन हुए तो ये हो जाएगा। तो मैं माफी चाहता हूं, ये आप मुझे इसको दलाइल की बुनियाद पर साबित करें कि आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी नुसरत भाई, आप के साथ जो ताल्लुक है उसके अंदर मैंने वैसे भी कभी गलत बात या ऐसी बात नहीं करता जिसमें मुल्क का नुकसान हो या मेरा कोई जाती फायदा हो। मैं इस किस्म की न सियासत करता हूँ, ना इस किस्म का मैं आज तक किसी एक आदमी का पूरे पाकिस्तान में एक आदमी कह दे कि मैंने जानकर किसी चीज की पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ या अपने जाती मफाद के लिए बात की हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं इसमें किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा था। मेरी अपनी एक जाती सोच भी है चीजों पे, और मैंने ईमानुल्लाह उस सोच के मुताबिक ये बिल्कुल बात ये सही अपनी तरफ से मैंने ये कहा है कि मुझे इस इलेक्शन में वो असर और असरात नजर आ रहे हैं जो 70 के इलेक्शन में हुए थे, कि उसकी वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान ना हो। मेरा इसमें जाती ये बात है, किसी पार्टी का मेरा खाकवानी साहब एक मिनट, मैं आई एम सॉरी, मैं आपका कता कलाम होता है, मैं हरगिज आपकी नीयत पर जो है वो शुबा नहीं कर रहा हूँ। मैं बल्कि दियानतदारी से आपकी बसीरत को जो है उस पे तवज्जो देना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कम से कम सियासत का तालिब इल्म होते हुए मुझे तो पैगाम ये मिल रहा है
کہ آپ جیسا سیاست کا دیرینہ اور متحرک ایک کردار یہ آج بھی تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اگر انتخابات اکتوبر یا نومبر ہوئے رواں برس کے تو وہ صاحب جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ 1970 کے شیخ مجیب الرحمان کی طرح انہیں سویپ کر دیں گے. کیا میرا یہ تاثر بھی درست ہے یا کہ یہ بھی میرا مفروضہ ہے؟ میں اس میں صرف ایک تھوڑی سی اس کا کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی جسارت کروں گا. میں نے کبھی الیکشن پاکستان میں ہونے کی کبھی زندگی بھر مخالفت نہیں کی اور نہ ہی کروں گا. اور میں نے اپنی زندگی میں اپنے 5 الیکشن لڑے ہیں 97 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہوئے میں نے ان میں حصہ لیا ہے. اور لہذا ہم اور پھر میں نے اپنے بڑے بھائی صاحب کے لیے جو پیپل پارٹی کے بہت سرکردہ رکن ہوتے تھے ان کے 4 الیکشن لڑے ہیں. تو ہم اس گھر میں 9 الیکشن لڑنے والا آدمی الیکشن کی کیسے مخالفت کر سکتا ہے؟ ہمارا تو اس میں ایمان ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کا جو ان کے جو خیالات ہیں اور وہ جس کو پسند کرتے ہیں ان کو ضرور پذیر رائے ملنی چاہیے اور ان کی وجہ سے ملک کے اپنا کاروبار چلنا چاہیے. میرا صرف ایمان اللہ مقصد یہ ہے کہ میں صرف لوگوں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے حضرات ہیں بالشمول عمران خان صاحب کے جب تک ان کے الیکشن کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا, الیکشن کی مشینری پہ اعتماد نہیں ہوگا, الیکشن کے ماحول پہ اعتماد نہیں ہوگا, یہ کسی صورت اپنی ڈیفیٹ کوئی بھی نہیں مانے گا اور کہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ 2014 کا جو سین ہے وہ بالکل چھوٹا نظر آئے گا کیونکہ اس وقت ان کے ہاں جتنی اس کے خلاف یہ ایک مہم چلائی گئی ہے ہر چیز کے خلاف کہ جی فلاں بندے نمائندہ نہیں ہیں میں نمائندہ ہوں, یہ چیز جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مرضی اور ان کی مشاورت کے ساتھ سب کو مل کے اگر الیکشن کرایا گیا تو تب الیکشن مانا جائے گا اور اس الیکشن کا رزلٹ بھی فعال ہوگا. نہیں لیکن سائیں یہ کون کرے گا؟ حضرات آپ بات کر رہے ہیں سب کو مل بیٹھ کر اتحاد کے اوپر اور چیزوں کو الائن کر کے ایک ساتھ رہ کے آگے جو ہے وہ انتخابات کروانے جائیں تو آگے آنے والے انتخابات جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے, ادروائز اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ریزلٹ نکلے گا. بٹ یہ جو اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں, مشاورت کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں کہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اتحاد کی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں مشاورت یعنی کہ رولز آف مل دا بیٹھ گیم. کر چلے مل بیٹھ کر رولز آف دا گیم. لیکن مل بیٹھ کے کون بات کرے گا؟ 1 and 2 اگر مل بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر انتخابات ہم نہ سمجھے پھر وہ نہیں ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا ہوں, مہربانی کر کے آپ میرے جو اصل اس مقصد ہے اس کا یہ لکھنے کا, اس میں کئی حضرات نے مجھے بڑی زود کوب کی ہے اور بڑی غلط قسم کی باتیں لکھی ہیں. میں ایمان اللہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے گھر میں 9 الیکشن لڑے ہیں, ہم الیکشن کے خلاف کس طرح بات نہیں, کر سکتے میں ہیں؟ یہ بات دیکھیے صحیح, میں یہ جانتے ہوئے بھی میں نے اپنا سوال تقریباً آپ سے درینہ تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا یعنی کہ طنزیہ انداز میں کیا. تو ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے, حالانکہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کا پورا خاندان آپ کیسے انتخاب سے بھاگ سکتے ہیں یا بھاگتے نظر آنا افورڈ کر سکتے ہیں. جی ہم تو چاہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ الیکشن ہو تاکہ اس کو مانا جائے اور اس کے اندر عمران خان ایک واضح ایک اپنا مقام رکھتا ہے. اگر اس مقام کے اندر ان کو شامل کر کے ان کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں تو نہیں مانی جا سکتی, اس میں سارے حضرات مل کے ایک متفقہ چیز بنائیں گے تو وہ الیکشن کامیاب ہوگا. ورنہ بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت 40 ارب روپیہ مل چکا ہے بجٹ میں. جی 40 ارب 10 سے 15 ارب ان کے پاس آلریڈی اپنے خزانے میں ہے الیکشن کمیشن کے. آپ دیکھیں یہ 60 ارب روپیہ جو ان کے پاس ہے یہ الیکشن کے لیے دیا گیا ہے, مگر اس الیکشن میں لوگوں کا بھی بڑے اخراجات ہیں. مجھے تو کچھ اندازہ ہے کہ
266 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, जी हाँ। 580 सीटें हैं सूबाई असेंबली की। True. आप अंदाजा लगा लें कि कितने अखराजात होंगे लोगों के पाकिस्तान में, और वो सारा का सारा रिजल्ट अगर कोई ना माने और उस पे उसकी अपनी एक पजीर राय भी हो और पब्लिक के अंदर उसका एक स्टांस भी अपना माना जाए और वो इलेक्शन में रिजल्ट भी आए, मगर अगर उसको और खुदा न खास्ता वो 1970 जैसे हालात भी पैदा कर दे, कर सकता है जैसे वो जनाब। जज। आप मेहरबानी करके जूं इलेक्शन के नजदीक आते जाएंगे दिन, लोगों के रवैये, लोगों की चीजें तब्दील हो जाएंगी भाई साहब। जी मेहरबानी बहुत बहुत करके शुक्रिया जी। पाकिस्तान अभी आप के जी ब्रेक पे जाना है। अभी खाकवानी साहब, मैं आपको अक्सर इसी तरह तंग करता रहूंगा इंशाल्लाह। आप इसी तरह के ट्वीट लिखते रहा करें, मैं उनकी वजाहतें आपसे तलब करता रहूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन नसीर साहब, यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन है, वो ये कि इस वक्त हमें चेयरमैन पीटीआई आउट ऑफ द गेम लग रहे हैं। तो मुझे इसहाक साहब की बात सुन के ये लग रहा है कि जब तक वो आगे वाले इंतखाबात में वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे तब तक वो इलेक्शन मीनिंगलेस देखो है। बीबी, Why? वो तो कैटेगोरिकली, देखिए मैं आपको बताऊं, इनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने में बड़ा कलीदी किरदार है। ट्रू। ये जहांगीर तरीन साहब के करीब तरीन दोस्तों में शामिल हैं। ये बात मैं जाती तौर पर जानता हूँ, यानी कि ये को सुनी सुनाई नहीं हो गई बात। उसके होते हुए भी, इसीलिए तो मैंने उन्हें एकदम से कहा, मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं तो वो तो आपकी बात से एग्री नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उन्होंने बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए या कमजोर बनाने के लिए इस्तेकाम यानी पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद डालने वालों में से एक एक है। और भी बन गए, इसमें एंड डिस्कशन वो तो भी बाद में करेंगे ना, लेकिन वो करने के बावजूद वो अभी तक मुतमईन नहीं है कि वो जिन साहब की बात हो रही है वो इररेलेवेंट हो गए। ये कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो इररेलेवेंट हो चुके हैं? भाई बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारी हमारे करता धरता, हमारी रियासत के बहुत सारे ताकतवर लोग वो ये महसूस करते हैं कि जी नहीं, वो बात नहीं है, खाली मीडिया वाले अपनी रेटिंग्स के लिए उनको उठाए हुए हैं। तो लेकिन जब इसहाक खाकवानी साहब जैसा आदमी जो कि ब्रेक का भी टाइम है, उनके साथ यानी कट ऑफ होते हैं, जब वो ये बात एक्नॉलेज करते हैं तो फिर आपको संजीदगी से लेना होगा। मैं सिर्फ ये इल्तिजा करना चाह रहा था और उन्होंने क्लियर किया और दयानतदारी से उन्होंने अपना ओपिनियन बताया। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्रेक का टाइम। ब्रेक के बाद हम इस पे मजीद और भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक और मसला भी है जिसपे नसीर साहब आपने कहा कि वो एक अलग कहानी है मर्दमशुमारी की भी, और मजीद जो पार्टीज और बन रही हैं, लेकिन इन पर भी क्लैरिटी चाहिए कि अगर मर्दमशुमारी नहीं कंसिडर की जाती है तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो इंतखाबात एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। ब्रेक के बाद से बात करते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नसीर साहब, ब्रेक में जाने से पहले तो आप एक पार्टी का जिक्र कर रहे थे ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। एक और नई पार्टी बन गई है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। जी हाँ भैया, वो बन गई और सच्ची बात है कि मुझे खुशी हुई कि इसके कयाम की खबर सबसे पहले हमारे पब्लिक टीवी पे आई। Exactly. सबसे पहले जैसे ही हुई तो मैं तो अभी यानी दफ्तर की तैयारी कर रहा था तो मुझे टेलीफोन आया हेडक्वार्टर से कि जी ये खबर है, इस पे तबसरा राय करते हैं। तो वहाँ पर जो तासुर जो फौरी तौर पर जा रहा था वो ये जा रहा था कि यार ये जमात भी जो है ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का वर्जन 2 है। लेकिन मेरा काफ़ी अरसे से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के साथ बड़ा यानी कि गहरा ताल्लुक़ रहा है एज रिपोर्टर। अच्छा, तो मैंने जिनकी ये राय थी उनसे मैंने थोड़ा सा इख्तलाफ किया। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा अपना ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब का मवाजना जो है वो परवेज़ खटक साहब से करना मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब जो हैं ये सियासत के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और ये कि नज़र बज़ाहिर ये दावा हुआ है कि 57 मेंबरान कौमी या सूबाई भी आ गए हैं, और वो अकेले नहीं आए बल्कि अपने बाद आने वाले वजीर आला महमूद खान साहब को भी लेकर अपने साथ लेकर आए। तो लिहाजा इनका तकाबुल जो है
वो शायद जहांगीर तरीन साहब से मुनासिब नहीं। लेकिन बात यह है कि मैं सूट और टाई लगा के, सुर्खी पाउडर लगा के, कैमरे के सामने एसी स्टूडियो में एज रिपोर्टर इसको ब्लास्फेमस समझता हूं कि आप अपने कुल समझते हुए अपने आप को आप जो है वो तय कर लें। मैंने फिर लोगों को फोन दफ्तर आके करना शुरू कर दिए, तो मुझे ज्यादातर 60% राय ये मिली कि जी ये भी नॉन स्टार्टर है, जहांगीर तरीन साहब की जमात की तरह। अब मुझे ख्याल आया तो हमारे बहुत ही पुराने बड़े मेरे अजीज दोस्त सहाफ़ी हैं जिनको मैं बहुत संजीदा तालिब इल्म समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का, तो मैंने कहा यार मैंने बहुत जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है अपनी अक्ल कुल अपने आप को समझ बड़े खताब किए हैं, आज मैं आपको भी उससे महफूज रखूं। और चूंकि ये ग्राउंड की बात है तो आई एम ग्रेटफुल कि फ़खर काका खेल जो बहुत हमारे देरीना साथी हैं, कोना मश्क और बड़ा इनका मुशाहिदा और वो रखते हैं, तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई फ़खर। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब। भाईजान ये बताओ कि आप भी इसको जहांगीर तरीन 2 समझ रहे हैं कि नहीं? जो मैंने पहले कमेंट किया था वो उसमें कुछ जान थी, जो मैंने अपने न्यूज़ बुलेटिन में किया था। जी बिल्कुल, तकरीबन लगभग वैसी सूरत हाल है, लेकिन मेरे ख्याल में नुसरत साहब आज का जो शो था, जो फिल्म प्रीमियर था, मुझे तो उसके जो रश प्रिंट मैंने देखे, ये ऐसी फिल्म लगती है जो लगने से पहले फ्लॉप होने का खदशा है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पीटीआई ने 2 दफा तारीख में पहली मरतबा इस सूबे में किसी भी जमात ने 2 दफा हुक्मरानी की मुद्दत पूरी की है, मतलब लगभग 10 साल पीटीआई को हो चुके हैं। और इसमें जो बड़े जो जयद नाम थे कौमी सतह पर जो सामने आए, जैसे मुराद सईद हो गए, अली मोहम्मद खान हो गया, शहराम तरक है, आतिफ, ये वो बड़े बड़े नाम थे जो इस खैबर पख्तूनख्वा इसके जो पेश थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन आज बदकिस्मती से वो नाम सामने नहीं आए। यहाँ तक फ़खर आप उसको पसंद करो या ना करो, अली अमीन गंडापुर फॉर एग्जांपल नहीं, तो अली अमीन गंडापुर बल्कि उसने तो खुलकर इसके खिलाफ एक हस्बे मामूल एक तड़केदार बयान भी जारी कर दिया। मतलब उस बयान से लगता है कि अभी उनमें दम खम बाकी है। इसी तरीके से मुराद सईद का जिस तरह मैंने जिक्र किया, बाकी भी जो साथी थे, तो जो कास्ट नजर आई बदकिस्मती इसको कहें खटक साहब की, क्योंकि वो 1 साल से राबितों में थे, आपको भी पता है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का जायजा लें, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे इस खत्ते से, आपने खान अब्दुल वली खान को भी देखा, अजमल खटक साहब को एनपी छोड़ते भी देखा, अपनी जमात बनाते भी देखा, आफ्ताब अहमद खान शर्को को बीबी साहिबा को छोड़ते देखा, अपनी पार्टी बनाते देखा। लेकिन ये सारे जो वो थे, जितने भी प्रोजेक्ट थे, वो नाकामी का शिकार हुए। मेरे ख्याल में अभी भी तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है, बावजूद इसके कि उन्होंने इस सूबे में 10 साल गुजारे, लेकिन बदकिस्मती से जो बाकी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, उनमें वो दम खम नहीं रहा, सिवाय जो जमीयत उलमा इस्लाम है जो ऑब्वियसली जो दीनी कार्ड इस्तेमाल करती है। अच्छा जी फ़खर, एक यहाँ पे बात ये भी हो रही है, मैं आप इसको चूंकि आप उधर ऑन ग्राउंड मौजूद हो ना, वो ये है कि आपके सूबे में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें, यानी जैसे शहरियार अफरीदी हो गए या अली मोहम्मद खान, इनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनके साथ ग़ालिबन उस तरह का दबाव नहीं है, उस तरह का मुश्किल हालात नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब में परवेज़ इलाही जैसे कदावर आदमी को सामना जिनका करना पड़ रहा है। तो शायद उसकी वजह से अभी जो इनके साथ जो इलेक्टेबल टाइप्स होते हैं वो अपनी राह बदलने को इतना आमादा नज़र नहीं आ रहे। क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? 100% दुरुस्त है नुसरत साहब। आप देखें BRT का प्रोजेक्ट, इस तरह बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट थे, आपने मीडिया में नाम भी नहीं सुना होगा जब से ये हुकूमत आई है, ना उस तरीके से उनको ट्रीट किया गया,
ओपन एंड शट केसेस इनके ऊपर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जाहिर बात है पंजाब तो अभी अभी ये जो कुछ हुआ है गुज़िश्ता 4-5 सालों से इसको टेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ तो जो सूरत हाल थी ट्राइबल एरिया की भी और खैबर पख्तूनख्वा की भी, यहाँ पर जो ताकतवर हल्के थे वो जरा खुल कर खेलते थे और हमें नजर आते थे। आपके यहाँ ये ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत उधर आई। हमने ये सारी चीजें देखी और आवाम के लिए बज़ाहिर तासुर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन पर हाथ नहीं डाला जा रहा। और तासुर यह है कि शायद गालिबन क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ एक प्रो तालिबान समझी जाती है, तो जिस तरीके से MMA को यहाँ पर लाया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, उसी तरीके से शायद एक दफा फिर इनका लॉटरी निकल जाए। किसी और नाम से शायद इमरान खान ना हो, लेकिन ये वो लोग होंगे PTI के। हाँ तो फखर, लेकिन उसमें ये भी हो सकता है ना कि फर्ज करें कि बड़े पैमाने पर ये नजर आएगा कि यार बंद के कहने को अगर दिखावा करना है और गेम बनानी है तो उस सूरत में शायद ये भी तासुर जाएगा कि भाई साहब जहां उनकी बेस थी और वो नजर आई तो उनको हुकूमत दे दी गई। यानी इन चीजों से कता नजर भी कि जी अफगानिस्तान बैलेंसिंग एक्ट के लिए इनको यहाँ पर एक दफा फिर लेकिन लाया जाए। मुझे जो इस तमाम सिचुएशन को देख के समझ आ रही नुसरत साहब और फखर साहब आपसे भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये दो वहां पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। महमूद खान साहब की बात की जाए, परवेज खटक साहब की बात की जाए, वहां पर रहे। इमरान खान साहब उस तरह से वहां पर उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो आपको नहीं लगता अगर ये वहां पर ऑन ग्राउंड रहकर पार्टी बनाएंगे तो इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर इमरान खान साहब एज वेल? जी, इमरान खान का तो इशू सारे मुल्क की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी यही था कि सारी लीडरशिप का मतलब ही इमरान खान थे। तो वो जो सियासी पॉपुलरिज्म का वोट बैंक के बल्ले का जो निशान है उसके असरात होते हैं, ये बाकी लोग आते जाते रहते हैं। यही वजह थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा निशस्तों पर खुद इमरान खान खड़े हो गए, क्योंकि 10 बरस में जो यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने डिलीवर नहीं किया था। उस वजह से इमरान खान को भी इसका अंदाजा था कि ये लोग जीतने के काबिल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने तमाम निशस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ा। और अगर मैं आपको इसी बात से जो है मैं आपको एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगा, वो ये है मेरे भाई कि देखिए वो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो खुद खड़े हो गए क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी और को खड़ा करेंगे तो शायद उसको वो ना आए रिजल्ट। लेकिन भैया ये बात तो दुरुस्त है, उन्होंने खड़े होकर पेशावर से एक मर्तबा फिर बिलोर खानदान को शिकस्त दे दी। लेकिन जो टर्न आउट था ना वो तो गालिबन 10 से 13% के दरमियान रहा। तो फर्ज करें अगर हम ये क्राइटेरिया बनाएं कि आपके यहाँ एक माकूल तादाद आप नौजवानों की कह लें, खवातीन की कह लें, वो कहें कि रेन और शाइन हमने तो ठप्पा जो है जाकर कोई हमें लेकर जाए या ना जाए बल्ले पर लगाना है, तो उनकी तादाद औसतन फिर हर हल्के में आपके, खास तौर पर ये जो आपकी वैली पेशावर जिसको हम पेशावर कहेंगे, मर्दान नौशहरा, यू नो इट बेटर देन मी, लेकिन मैं दूसरे अपने लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, तो वो फिर शायद 10 से 15% ही होगी। क्या ये फर्ज किया जा सकता है? बिल्कुल। और अब जो खैबर पख्तूनख्वा की अवामी सोच है और जो यहाँ के सियासी पंडित है, हमारे सीनियर, हमारे कोलीग और कुछ सियासी रहनुमा जो बुजुर्ग रहनुमा है, उनका ये मानना है कि आइंदा इलेक्शन में अगर PTI में तोड़ फोड़ होती है, उनके ऊपर पाबंदियां लगती है और कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि वोट जो शरह है वोट की कास्ट करने की वो नीचे जाएगी। PTI का वर्कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, लेकिन वो वोट भी नहीं डालेगा। वो यानी जैसे 1997 में 1997 में पीपल्स पार्टी का वोटर घर बैठ गया था, वो शायद वो रवैया अख्तियार कर सकता है। ये कह रहे हैं आप? यही मिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया फखर। हाँ प्लीज, ये मारिया का सवाल भाई, मारिया का सवाल। मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसे खबरें भी सामने आ रही हैं कि कुछ लोगों ने ला ताल्लुकी का इजहार किया है परवेज खटक साहब की पार्टी से। इज इट ट्रू? बिल्कुल। कुछ ऐसे साथी, मैंने कहा ना कि 57 के करीब उनका दावा था कि हम 57 लोग हमारे साथ थे, लेकिन जमीनी तौर पर, और नुसरत साहब
आज जब हमारे कुछ सहाफी साथी उस नामालूम मकाम के करीब पहुंचे तो उसमें 3 सहाफियों को हिरासत में भी लिया गया था महदूद मुद्दत के लिए। ये पार्टी बन रही थी या कोई यानी वारदात हो रही थी कि उसको बहुत मुश्किलों से हमारी जो प्रेस क्लब के और खैबर यूनियन के लोग थे वो बीच में पड़े और अपने साथियों को रिकवर किया। तो जमीन पर 27 लोग थे, जिनमें से 2 खुद, एक परवेज खटक साहब के साहबजादे थे और एक उनके सन इन लॉ और उनके भांजे थे। तो इसी वजह से जो बाकी 27 के अलावा जितने भी नाम हाल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे, सारों ने पैगामात भेज दिया कि भैया हम इनके साथ नहीं है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया फखर। मैं आपको अक्सर, चूंकि आप देखिए आगे इलेक्शन सीजन है, तो मैं तो भैया अब हो चुका हूँ खलीफा, तो आप जैसे एक्टिव साथियों को अब मैं जहमत देता रहा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू। साहब क्या लगता है वैसे ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ब्रेक का टाइम चूंकि मुझे कह दिया गया है तो ब्रेक के बाद मैं आपसे अच्छा, पूछती मुझे हूँ। ना तुम रवा होने देना आज। नहीं, ब्रेक है ना, ब्रेक के बाद नाज़रीन से बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नुसरत साहब, वज़ीर दाखिला कहते हैं आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पे होंगे। MQM मानने को तैयार नहीं है, कहती है पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हुए तो हम कबूल नहीं करेंगे। ना करें तो रोला बन जाएगा फिर। अरे बात यह है कि 2018 के इंतखाबात को किन्हों ने तस्लीम किया था। जैसे ही इजलास हुआ तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खड़े होकर कहा था सिलेक्टेड, याद है? बाद मौलाना जो हैं वो तो तैयार ही नहीं हो रहे थे कि इन असेंबलियों में जाया जाए, बिल्कुल तो कहते सड़कों पर निकलना है। दुरुस्त। आखिर में क्या हुआ, उसी असेंबली में से तहरीक अदम एतमाद पेश करके अब आजकल वजारत उज़्मा में भी बैठे हुए हैं, वजारत खारिजा में भी बैठे हुए हैं और मजे ले रहे हैं। तो रोला ये चल रहा है ना सर। नहीं, बात यह है कि आबादी का मसला है कि मरदमशुमारी हो। भाई अगर लोगों की नुमाइंदगी है तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने बंदे कहाँ रहते हैं, ठीक है ना भैया, और उसके मुताबिक ये कि कितनी सीटें हों, किसका और कहाँ हों, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, मसला ये इज टू लेट इन द डे। अब ये जो बातें बहुत सारी जो है ना असल में चलाई ये जा रही है। देखिए, एक होता है रेगुलर मीडिया, एक होता है यूट्यूब मार्का सोशल मीडिया। उस पे आपको व्यूज लेने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देनी होती है। अब कहा ये जा रहा है अल्लाह जी भाईजान इनका भी सेम पेज फट गया। MQM नहीं हाँ, अरे जिनके साथ सेम उनका पेज तो अच्छा, ओके, ठीक है, जिनका साबका हुकूमत के साथ सेम पेज था तो वो इधर भी मौजूदा टूट वालों गया। का था, तो कहते जी फट गया है इसलिए कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कम से कम मार्च में हो, इसलिए ये आबादी वाले शोशे ये कहते हैं फौरन हो, क्योंकि सियासी आदमी है, आइंदा 30 महीनों में हो जाएं। अब इनको इस तरह की बातों से कई कहते हैं जी ये खौफजदा किया जा रहा है। जैसे खाकवानी साहब से मैं कह रहा था, इल्तजा कर रहा था कि सर अब तो लोगों को, मुनीर नियाजी साहब का शेर है ना, एक रात ऐसी सदा हर मकान पर, लोगों को उनके घर में डरा देना चाहिए। ओए वो आ जाएगा भी आ जाएगा तो क्या होगा, सियासतदान उससे क्यों घबराएगा। तो भाई पिछली मरतबा थे तो क्या नहीं किया इन्होंने अपने मुखालिफिन के साथ, तो अब आकर जरा उससे ज्यादा वहशत कर देंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जो अभी क्रिएट हुई भी है। भाई फिर आप साहब यहाँ मैं बैठ के डर आपसे के बात दोबारा नहीं कर रहे अर्ज होते, कर रहा सर। हूँ मौसूफ, मैं तो बीबी, मैं तो 4 साल वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इनके साबिका दौर में कैमरे के सामने बैठने के काबिल ही नहीं था। मेरे चेहरे को लकवा हो गया था, मैं इस वजह से नहीं बैठ रहा था। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, कुछ मेरे पास और कोई आर्गुमेंट नहीं है, मेरे पास एक आर्गुमेंट है। वो क्या? वो है IMF का प्रोग्राम। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब पहुंच रहा था, आपको एक किस्त मिली है, दूसरी किस्त के करीब करीब आप अगर इंतखाबी मराहल में ना हुए तो आपको दूसरी तो किस्त जो लोग नहीं सोच मिलेगी। रहे हैं मार्च में होना चाहिए, वो तो कुछ तो सोच के कर रहे होंगे ना भैया। ख्वाहिशात का इजहार वक्त खत्म। करना, ख्वाहिशात का इजहार करना अलग बात होती है, वरना अगर इतने ही तकड़े होते तो फिर वो याद है हमारे वज़ीर आज़म साहब शबा हमारे प्लान बी है तो वो ले आते प्लान बी।
चलिए we'll wait for the plan B. पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला ना करो ना छोड़ो खत्म चलिए अब देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन वक्त खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।